हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की आपाधापी में हम अक्सर अपने देश की नींव को भूल जाते हैं। यह कोई इंसान नहीं है, न ही कोई संसद है, बल्कि एक किताब है। यह किताब भारत का संविधान है। हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवाही ने इस बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिमाइंडर दिया। 25 जून 2025 को महाराष्ट्र के अमरावती में एक फंक्शन में बोलते हुए उन्होंने इसे एकदम साफ कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि हमारी संसद देश में सबसे शक्तिशाली संस्था है, लेकिन सीजेआई गवाही ने बताया कि यह पूरी तरह से सच नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली बयान है। यह बयान एक बहुत ही दिलचस्प समय पर आया है। पिछले कुछ महीनों से इस बात पर बहुत चर्चा हो रही है कि असली ताकत किसके पास है। क्या यह संसद है जो कानून बनाती है, या यह न्यायपालिका है जो उनकी व्याख्या करती है। यह बहस नई नहीं है, लेकिन हाल ही में यह और तेज हो गई है, खासकर कुछ अन्य सम्मानित नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद। उदाहरण के लिए अप्रैल 2025 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद को सर्वोच्च बताया था। इसलिए सीजेआई गवाही के शब्द सिर्फ एक कैजुअल टिप्पणी नहीं थे। वे रिकॉर्ड को सही करने और फोकस को वहीं वापस लाने के लिए एक सावधानी पूर्वक दिया गया संदेश थे, जहां यह होना चाहिए हमारे संविधान पर। उन्होंने समझाया कि हमारे लोकतंत्र के तीनों स्तंभ, विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका जो कानूनों की रक्षा करती है, संविधान के सेवक हैं। उनमें से कोई भी इससे ऊपर होने का दावा नहीं कर सकता। यह एक ऐसे परिवार की तरह है जहां माता पिता ने कुछ घर के नियम तय किए हैं। बच्चों को कई चीजें करने की आजादी है, लेकिन उन्हें उन मौलिक नियमों का पालन करना होगा। इसी तरह संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन यह उसकी मूल आत्मा को नहीं बाहर डाल सकती। यह मूल संरचना, जिसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसी चीजें शामिल हैं, हमेशा के लिए संरक्षित है। एक सिद्धांत जो बहुत पहले 1973 के प्रसिद्ध केशवानंद भारती मामले में स्थापित किया गया था। तो इसका मतलब आप और मेरे जैसे आम आदमी के लिए क्या है? इसका मतलब है कि हमारे अधिकार और स्वतंत्रताएं किसी भी सरकार या नेता से बड़ी चीज से सुरक्षित है। इसका मतलब है कि खेल के नियम किसी के एजेंडे के अनुरूप अचानक नहीं बदले जा सकते। सीजेआई गवाही का बयान हर नागरिक के लिए बहुत आश्वासन का स्रोत है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा देश सिद्धांतों से शासित होता है, न कि शक्तिशाली लोगों की समझ से। उन्होंने जोर दिया कि एक न्यायाधीश की साक्षी स्वतंत्रता केवल सरकार के खिलाफ आदेश पारित करने के बारे में नहीं है, बल्कि इन संवैधानिक मूल्यों को हर कीमत पर बनाए रखने के बारे में है, बिना इस बात से प्रभावित हुए कि क्या लोकप्रिय है या खबरों में क्या कहा जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने दो बहुत महत्वपूर्ण फिर भी बहुत अलग विचारों के बारे में भी बात की: न्यायिक सक्रियता और न्यायिक आतंकवाद। ये शब्द जटिल लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे का विचार काफी सरल है। न्यायिक सक्रियता तब होती है जब न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करती है, जब सरकार की अन्य शाखाएं ऐसा करने में विफल रहती हैं। इसे एक फुटबॉल मैच में एक रेफरी के रूप में सोचें, जो अन्यायपूर्ण तरीके से टैकल किए जाने पर सीटी बजाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान द्वारा हमें दिए गए मौलिक अधिकार केवल कागज पर शब्द न हो, बल्कि हर भारतीय के लिए एक जीवंत वास्तविकता हो, सबसे अमीर से लेकर सबसे गरीब तक। उदाहरण के लिए, जब अदालतें 1 पर्यावरण की रक्षा के लिए, 2 स्वच्छ हवा और पानी सुनिश्चित करने के लिए, 3 या श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करती है, तो वह न्यायिक सक्रियता का ही एक रूप है। यह न्यायपालिका का हमारे अधिकारों का एक सक्रिय संरक्षक होना है। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक सकारात्मक और आवश्यक कार्य है। यह उन लोगों को उम्मीद देता है जिनके पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं है। हालांकि सीजेआई गवाही ने एक चेतावनी दी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस शक्ति का सावधानी से उपयोग नहीं किया जाता है, तो यह एक सीमा को पार कर सकती है। जब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के काम में बहुत अधिक हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है, तो यह एक समस्या पैदा कर सकती है। यहीं पर खतरा है।
यहीं पर न्यायिक आतंकवाद शब्द आता है। यह एक मजबूत शब्द है, लेकिन यह एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहां न्यायपालिका अपनी सीमाओं का उल्लंघन करती है और ऐसा कार्य करना शुरू कर देती है जैसे कि वह स्वयं सरकार है। कल्पना कीजिए कि यदि हमारे फुटबॉल मैच में रेफरी खिलाड़ियों को यह बताना शुरू कर देता कि गेंद को कैसे पास करना है या कहां दौड़ना है। इससे खेल बाधित होगा और अराजकता पैदा होगी। इसी तरह यदि अदालतें 1 नीतियां बनाना 2 या सरकारी विभागों को चलाना शुरू कर देती हैं, तो यह शक्ति के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देती है। यह एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां लोकतंत्र का एक स्तंभ दूसरे के क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहा है, जो लंबे समय में सिस्टम के लिए स्वस्थ नहीं है। सीजीआई गवाही का संदेश स्पष्ट था। न्यायपालिका को यह जानना चाहिए कि रेखा कहां खींचनी है। इसकी भूमिका जांच करना है, कब्जा करना नहीं। न्यायिक सक्रियता वह दवा है जो सिस्टम की कई बीमारियों को ठीक कर सकती है, लेकिन इस दवा की अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है, जो न्यायिक आतंकवाद में बदल सकती है। यह एक नाजुक संतुलन का कार्य है। अदालतों को जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त बहादुर होना चाहिए, लेकिन अपना काम हो जाने पर पीछे हटने के लिए पर्याप्त समझदार भी होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का प्रत्येक अंग बिना किसी डर या हस्तक्षेप के अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, जो हमारे लोकतंत्र के सुचारू कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा लोकतंत्र एक मजबूत तिपाई की तरह है। 3 पैर हैं विधायिका, संसद और राज्य विधानसभाएं, कार्यपालिका, सरकार और उसके मंत्री, और न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और अन्य अदालतें। तिपाई को स्थिर रखने और गिरने से बचाने के लिए तीनों पैरों का मजबूत होना और सामंजस्य में काम करना जरूरी है। संविधान ने हर पैर को एक खास काम दिया है। विधायिका का काम देश के लिए कानून बनाना है। कार्यपालिका का काम इन कानूनों को लागू करना और दिन प्रतिदिन का प्रशासन चलाना है, और न्यायपालिका का काम कानूनों की व्याख्या करना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकार सहित हर कोई उनका पालन करे। शक्तियों का यह पृथक्करण एक सफल लोकतंत्र का गुप्त घटक है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी एक व्यक्ति या संस्था बहुत शक्तिशाली न बन जाए। यदि तिपाई का एक पैर बहुत लंबा या बहुत छोटा हो जाता है, तो पूरी चीज डगमगाएगी और गिर जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि विधायिका ऐसे कानून बनाना शुरू कर देती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो उस कानून को रद्द करना न्यायपालिका का कर्तव्य है। यह नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली है जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी समझदारी से डिजाइन किया था। वे जानते थे कि शक्ति यदि एक जगह केंद्रित हो तो उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। हालांकि यह संतुलन बहुत नाजुक है। हर स्तंभ को दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। विधायिका को अदालती फैसलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कार्यपालिका को अदालत के आदेशों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। साथ ही न्यायपालिका को भी आत्मसंयम का प्रयोग करना चाहिए। उसे कानून निर्माता या प्रशासक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक हालिया उदाहरण जिसने बहस छेड़ दी वह तब था जब सर्वोच्च न्यायालय ने जून 2025 में राष्ट्रपतियों और राज्यपालों को लंबित बिलों पर एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। हालांकि यह दक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। कुछ लोगों ने इसे न्यायपालिका द्वारा अन्य शाखाओं को अपना काम करने का तरीका बताने न्यायिक अतिरेक का एक कार्य माना। यही कारण है कि सीजीआई गवाही का यह रिमाइंडर इतना महत्वपूर्ण है। वह अनिवार्य रूप से तीनों स्टैंपों से कह रहे हैं कि कोई भी कदम उठाने से पहले नियम पुस्तिका संविधान को देखें। संविधान हर किसी के लिए अंतिम मार्गदर्शक है। यह विधायिका को उसकी सीमाएं बताता है, कार्यपालिका को उसके कर्तव्य बताता है और न्यायपालिका को उसका क्षेत्राधिकार बताता है। जब तीनों अपनी परिभाषित भूमिकाओं के भीतर काम करते हैं तो सिस्टम खूबसूरती से काम करता है। सरकार प्रभावी ढंग से शासन कर सकती है, संसद स्वतंत्र रूप से कानून बना सकती है और अदालतें हमारे अधिकारों की निडरता से रक्षा कर सकती है। यह संतुलन केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, यह वही चीज है जो हमारे लोकतंत्र को जीवित और सक्रिय रखती है। तो न्यायपालिका कब शक्तिशाली होनी चाहिए और कब उसे अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए? इसका जवाब उस उद्देश्य में निहित है जिसके लिए वह अपनी शक्ति का उपयोग करती है।
न्यायपालिका अपनी सबसे मजबूत और सबसे सम्मानित स्थिति में तब होती है जब वह बेजुबानों की आवाज और कमजोरों की ढाल के रूप में कार्य करती है, जब वह एक व्यक्तिगत नागरिक को शक्तिशाली राज्य से बचाती है, जब वह बोलने की स्वतंत्रता को बनाए रखती है, या जब वह यह सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति के साथ गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए, तो न्यायपालिका अपने सर्वोच्च संवैधानिक कर्तव्य को पूरा कर रही होती है। इन क्षणों में उसका हस्तक्षेप न केवल उचित होता है, यह आवश्यक होता है। यह तब होता है जब न्यायपालिका वास्तव में हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाती है और लोगों के विश्वास को मजबूत करती है। हालांकि न्यायपालिका को यह भी पता होना चाहिए कि कब पीछे हटना है। उसे दिन प्रतिदिन के नीतिगत निर्णयों में शामिल नहीं होना चाहिए जो निर्वाचित सरकार के लिए सबसे अच्छे होते हैं। उदाहरण के लिए, एक नए राजमार्ग के लिए बजट तय करना या देश की विदेश नीति निर्धारित करना कार्यपालिका और विधायिका का काम है। वे लोग हैं जिन्हें लोगों द्वारा चुना गया है और वे उनके प्रति जवाबदेह हैं। यदि अदालतें ये निर्णय लेना शुरू कर देती हैं, तो वे एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं जो उनका नहीं है। यहीं पर न्यायपालिका को अपनी सीमाओं को पहचानने और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के अन्य दो स्तंभों की बुद्धिमत्ता का सामना करते ही सीजेआई गवाही के भाषण से अंतिम निष्कर्ष यह है कि संविधान की सर्वोच्चता इस नाजुक लोकतांत्रिक संतुलन को बनाए रखने की कुंजी है। जब संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, तो इसका मतलब है कि राज्य का हर अंग जवाबदेह है। यह किसी भी एक शाखा को तानाशाह बनने से रोकता है। यह एक ऐसी प्रणाली सुनिश्चित करता है जहां कानून लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाते हैं, एक जवाबदेह सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं और एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा संरक्षित होते हैं। यही संतुलन हमारे लोकतंत्र को अराजकता या अत्याचार में गिरने से रोकता है। यह एक सुंदर प्रणाली है, लेकिन इसे सभी पक्षों से निरंतर देखभाल और सम्मान की आवश्यकता है। अंत में न्यायपालिका की भूमिका शासन करना नहीं, बल्कि सेवा करना है। इसका प्राथमिक कर्तव्य संविधान की सेवा करना है और उसके माध्यम से भारत के लोगों की सेवा करना है। यह याद दिलाकर कि संविधान अंतिम बॉस है, सीजेआई गवाही ने हमारे गणराज्य के मौलिक सिद्धांत को मजबूत किया है। हमारे लोकतंत्र को आने वाली पीढ़ियों तक फलने फूलने के लिए इस सिद्धांत को कभी नहीं भूलना चाहिए। संसद को कानून बनाना चाहिए, सरकार को शासन करना चाहिए और अदालतों को रक्षा करनी चाहिए। सभी हमारे पवित्र संविधान के सर्वोच्च आदेश के तहत यह एक संतुलित, न्यायपूर्ण और मजबूत भारत के लिए सरल और कालातीत सूत्र है।